घर भी उतना ही मुकद्दस होता है, पार्लियामेंट भी उतनी ही मुकद्दस होती है, घर भी उतना ही मुकद्दस होता है। मेरी बीवी बाहर निकलती है, पुलिस के धक्के खाती है, उसकी कोहनी पे आज तक ज़ख्म है। मेरी बेटी आज तक जो है वो उसको चोट के निशान है। हम नहीं बयान करते ये बातें। ये आईन उस वक्त मौजूद था 73 का, हुकूक भी मौजूद थे, आज़ादी इजहार भी मौजूद थी। मैं 70-75 साल की उम्र में मुझे हथकड़ी लगा के खड़ा कर दिया गया। ये मैं अपनी कहानी बयान कर रहा हूँ। इस हाउस में और भी शायद कोई लोग मौजूद हों। काश उस वक्त कोई आइन की आवाज़ उठाता, काश आप ही उठ के कहते कि ये बहुत गलत हुआ है। किसी ने नहीं कहा। मुझे जनाबे चेयरमैन, हम तो मजम्मत कर रहे हैं इस चीज़ की, एक वज़ीर का, PTI के वज़ीर का मुझे फ़ोन नहीं आया कि सिद्दीकी साहब ये बहुत गलत हुआ। मुझे हथकड़ी लगा के आपने 8 बाई 8 फुट के उस कमरे में डाला जहाँ 6 कैदी पहले से पड़े थे, 7वां मैं था, और एक मेरे सराहने वो कमोड पड़ा था जो गलाजत से भरा हुआ था। हम क्या क्या कहानियाँ सुनाएं इनको। ये 73 का आइन मौजूद था जिसका हवाला आज आप दे रहे हैं। ये आज नहीं नाज़िल हुआ। आज आपको आप कहते हैं जी कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये तो आप पे सादक आ रहा है, हम पे सादक नहीं आ रहा। हमने वो कर्ज भी अदा किए हैं जो हम पे वाजिब ही नहीं थे। हमें तो बेकसूर धकेल दिया आपने। किसी पे चर्च डाल दी, किसी पे भंग डाल दी, किसी पे हेरोइन डाल दी। कौन सा अपोजिशन लीडर था जो उस वक्त जेल से बाहर था? कोई एक भी नहीं था। सब के सब कोई नैब में पकड़ा हुआ है, कोई नशे में पकड़ा हुआ है, कोई किराएदारी में पकड़ा हुआ है, कोई गद्दारी में पकड़ा हुआ है। ये रिवायात हैं आपकी। ये वो फसल है जो आपने बोई है। हम नहीं कहते कि वो फसल आपको काटनी चाहिए। हम एहतजाज करेंगे, हर उस गलत बात पे एहतजाज करेंगे जो हो रही है। फिर आपने कायद आज़म का हवाला दिया कि कायद आज़म ने जमहूरियत का दर्स दिया और जमहूरी तरीके से ये वतन हासिल किया। मुझे बताएं कायद आज़म ने कितने धरने दिए थे? कायद आज़म ने हिंदू साम्राज्य का मुकाबला किया, कायद आज़म ने अंग्रेज़ साम्राज्य का मुकाबला किया, दलील से किया, बात से किया, अपने हुस्न किरदार से किया। कितने धरने दिए, कितने लॉन्ग मार्च किए कायद आज़म ने, कितने दिन वो जेलों में रहे, कितने दिन उन्होंने जलसे जुलूस इस तरह के किए, कितने कोर कमांडरों के घर पर, अंग्रेज़ों के घरों पे हमले किए? उन्होंने नहीं किए। उन्होंने एक सीधे स्वभाव तरीके से मुल्क की तारीख भी बदली, बर सगीर की, और जोग्राफिया भी बदला। ऐसे लीडर बड़े कम होते हैं। आपका उनसे क्या मुआवजा है? कायद आज़म ने अपने नौजवानों को कहा था कि जाओ पेट्रोल बम चलाओ। कायद आज़म ने अपने नौजवानों से वो काम कराए थे जो आपने कराए हैं। यहाँ 126 दिन आप बैठे रहे, यहाँ इसके सामने, इसी पार्लियामेंट के सामने, और कपड़े सूखते रहे आपके इसकी दीवारों के ऊपर। 547 बिलियन रुपीस सिर्फ उस दर्रों पे खा गई कौम के। ये BBC की रिपोर्ट है सर। तो ये रिवायात हैं, ये वो फसल है जो आपने बोई है, जो हमें काटना पड़ रही है। ये नहीं होना चाहिए था उस वक्त। आज अगर होगा, आज भी नहीं होना चाहिए। कल अगर वो जुल्म था तो आज वो रहम नहीं है, और कल अगर रहम था तो आज जुल्म नहीं बन गया। ये कहानियाँ जो हैं, ये जो वाक़या हुआ है, हम उसकी मजम्मत में आपके साथ शरीक हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी अब भी इक़्तिदार से निकलने के बाद भी आपकी रिवायात क्या हैं। यहाँ आप आए 2022 के अंदर जनाब चेयरमैन, और कहा जी कि हमने एक जलसा करना है। सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी, उसने एक फ़ैसला दिया और ये सबके हाथ में ये थे, और कहते हैं जी हम तक ये फ़ैसला नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि चलें आ जाएं। इंतज़ामिया को कहा जी कि इनके लिए जलसे का एहतमाम करें, आप करें। इंतज़ामिया लग गई, कंटेनर लग रहे हैं, स्टेज बन रहा है, कुर्सियाँ लग रही हैं जलसे के लिए, और वो आते हैं तो वहाँ जलसा नहीं करते, वो फिर D चौक में ही आते हैं और दरख्त जला के और एक मंज़र क्रिएट करके चले जाते हैं। और जिस जलसे में जिसका जिक्र कर रहे हैं, नंबर इमैटीरियल हो चुके हैं कि वो 10,000 थे, 18,000 थे, 1 लाख थे या 2 लाख थे। आपने जो गुफ्तगू की, किसी एक को भी खैर सगाली का पैगाम दिया आपने? किसी एक को भी दिया? अपनी मुसल्लह अफवाज को दिया, अपनी कौम को दिया, अपने सियासी रफ़का को दिया, अपने जमहूरी साथियों को दिया, पार्लियामेंट को दिया? किसी एक को भी कोई मुस्बत पैगाम दिया आपने? आप बताएं कि ये लबो लहजा जो आप कायद आज़म का नाम लेते हैं, कायद आज़म के मुंह पे कभी ब्रिटिश इंडिया के लीडरों के लिए और बादशाहों के लिए कोई गाली आती थी? या गांधी के लिए या नेहरू के लिए भी वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे?
کس کی بات ہم کرتے ہیں؟ کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اور ہم اپنے کردار و عمل پہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے رہنا ہے جناب چیئرمین، کوئی انقلاب اس طرح کا نہیں آئے گا جو ملیا میٹ کر کے لے جائے گا اور ادارے تباہ ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ گھر چلی جائے گی اور ہم گھر چلے جائیں گے۔ ہم ایسا انقلاب نہیں آنے دیں گے۔ اس انقلاب کا مکمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو ٹھہراؤ چاہیے، پاکستان کو استحکام چاہیے۔ 25 کروڑ افراد کو اس طرح کا انقلاب نہیں چاہے جو دن کو مزدوری نہ کر سکیں اور رات کو ان کے فاقہ کش بچے ان کا راستہ دیکھتے رہیں۔ کون سے انقلاب کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ایک جمہوری سسٹم ہے، آپ نے 2018 سے 2022 تک چلایا، اور جس طریقے سے چلایا اور جس طرح ملک کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کی بخیہ گری اگر ہم کر رہے ہیں اور مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انقلاب آ جانا چاہیے۔ کون سا انقلاب ہے؟ کبھی آپ یہاں 126 دن بیٹھ کے انقلاب لاتے ہیں، کبھی 200-250 مقامات پہ حملے کر کے انقلاب لاتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دے کے انقلاب لاتے ہیں۔ انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے۔ انقلاب کے لیے ایک گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے۔ انقلاب ایک خاص طرح کی مٹی مانگتا ہے، ایک خاص طرح کی کھیتی مانگتا ہے، خاص طرح کا پانی مانگتا ہے، خاص طرح کی کھاد مانگتا ہے۔ وہ پانی وہ کھاد آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ صرف گالیاں بو سکتے ہیں، آپ دوسروں کے دامن پہ کیچڑ اچھال سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں، بدامنی پھیلا سکتے ہیں، توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، جلاؤ گہراؤ کر سکتے ہیں، دھرنے دے سکتے ہیں، لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ وہ انقلاب جو قوموں کا مقدر بدلتا ہے وہ نہیں لا سکتے آپ، یہ واضح۔ جناب عالی، انہوں نے یہ بھی فرمایا جس پہ مجھے دکھ ہوا۔ علی ظفر کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بڑے عظیم باپ کے فرزند ہیں اور ان کی روایات پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں، ان کا احترام ان کو کرنا چاہیے، ان کے پیغام بھی یہاں پہنچانے چاہیے۔ اس کا استحقاق حاصل ہے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں ہمیں ان سے محبت ہوگی، ان کا بھی احترام ہم چاہتے ہیں۔ ان کے لیڈر کا میں احترام کرتا ہوں اور ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات میں نہیں کہوں گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی گفتگو میں آخر میں یہ کہا کہ جی انقلاب آئے گا، نہ ہم رہیں گے، نہ پارلیمنٹ رہے گی، نہ ادارے رہیں گے، نہ جمہوریت رہے گی، نہ پاکستان رہے گا، نہ پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کیا، سوری۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ جو ایک ہوتے ہیں سر خواب جو ہم رات کو دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو خواب تھا، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں جاگتی آنکھوں کے خواب، یہ جاگتی آنکھوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے۔ انقلابوں کی تاریخ پڑھیں، جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں اور جو جو انقلابی اٹھے ہیں اور جو جو ان کا کردار تھا اس کی تاریخ پڑھیں۔ تو میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارے بھی رہنے ہیں، یہ پارلیمنٹ بھی رہنی ہے، ہم بھی رہنے ہیں، یہ بھی رہنے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ، اور پاکستان نے بھی رہنا ہے۔